अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि मिनी बजट हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक इम्तहान बन गया है। हुकूमत ने कौमी असम्बली के रवां सेशन में मिनी बजट पेश करना है, उसे मंजूर कराना है। आज इस हवाले से हमने देखा कौमी असम्बली में बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई, अपोजिशन की जानिब से बड़े नारेबाजी भी की गई। कल विफाकी काबीना का इस हवाले से इजलास भी तलब किया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस बजट को रोकने के लिए ऑपोजिशन भी खासी मुतहर्रिक नजर आ रही है। ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें वाज़े तौर पर स्ट्रैटेजी बनाई गई कि हमने हर सूरत जो है वो इस बजट को रोकना है, रुकावट खड़ी करनी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन मिनी बजट को रोक पाएगी या हमेशा की तरह ये एक हाइप क्रिएट की जा रही है और मीडिया की हद तक सिर्फ बयानात ही हैं, माजी की रवायात को अगर देखा जाए। इसके साथ साथ नाजरीन, हम देख रहे हैं कि केपीके के बल्दियाती इंतखाबात के बाद एक अजीब सा माहौल बना दिया गया है या बन गया है। हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन एक अलग तासुर दे रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। कभी कहा जा रहा है कि वो आएंगे, कभी कहा जा रहा है कि नहीं आएंगे। बैकडोर निगोसिएशन भी चल रही हैं, ये भी तासुर दिया जा रहा है। फिर हुकूमती जमात की अगर हम बात करते हैं तो हुकूमत भी एक अलग सेंस ऑफ, जिसे कहते हैं, पैनिक में है। जरदारी साहब की जानिब से भी बयान दिया जा रहा है कि मुझसे कांटेक्ट किया जा रहा है, मुझसे फार्मूला मांगा जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है? पसे पर्दा डील की जो बातें हैं, क्या इनमें कोई सच्चाई है या महज बयानात की हद तक ही है या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं? सारी सूरत हाल पर आज तफसील से जरा बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। एहतशाम साहब, सबसे पहले ये जो मिनी बजट का मामला है, जाहिर है हुकूमत और अपोजिशन के लिए ऐसा लग रहा है दोनों के लिए इम्तहान है। आज बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई, अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि हम हर सूरत इस बजट को आने से रोकेंगे। तो सर, अपोजिशन कोई हिकमत अमली आपको लगता है कि बनाइए? हमेशा की तरह सिर्फ बयानबाजियां हैं, मीडिया की हद तक बयानात हैं। सोनिया, हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, अपोजिशन क्या कर लेगी, ये एक और बात है। और हुकूमत के सर पे मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा बात सवार है वो 12 जनवरी है, जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मीट करना है और वहाँ से अप्रूवल होगी। छठा आपने देखा इकोनॉमिक रिव्यू हो चुका है। उनकी जो हमारी रिव्यू में टॉक्स हुई थी IMF के लोगों के साथ, वो मुकम्मल हो गई हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मुझे याद नहीं है कि 22वां ये गालिबन प्रोग्राम चल रहा है कि इतना कभी लंबा टाइम दिया हो। बाजार लगता है कि ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया हुकूमत का IMF का बहुत से हवालों से। अब उन्होंने इसको लिंक कर दिया है कि जी जब अनलेस कि आप पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएंगे, हम आपको अगली किस्त जो $1 बिलियन की है, $6 बिलियन में से वो हम नहीं देंगे आपको। इशारे यही बता रहे हैं कि बावजूद इस बात के कि जब एक दफ़ा अनाउंसमेंट आ जाए तो एक परसेप्शन बन जाता है, मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो रहे। उसी तरह आप देख लें इंटरेस्ट रेट भी बढ़े और फिर डॉलर भी आप देख लें उड़ान उसी तरह ये जारी है, बावजूद इस बात के कि IMF ने एग्री कर लिया किसी हद तक, लेकिन फॉर्मल अप्रूवल उनकी आनी है। अब मसला यह है कि ये जो 360 अरब रुपए की टैक्स एक्सेम्पशन हुकूमत ने ख़त्म करने का फैसला किया IMF के कहने पे कि टैक्स की छूट आपने दी हुई ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं बनती, आप वापस लें। और फिर 350 बिलियन रुपीज़ के नए टैक्सेस भी हैं। कुछ तो लोग बात कर रहे हैं 400 अरब रुपए के टैक्सेस शामिल है। फिर इसमें बिजली आप बढ़ाने की बात है। आज फिर देखें दोबारा से नेपरा कह रहा है कि जी बिजली बढ़ाई जाएगी। कराची में 5 रुपये बढ़ाने की बात हुई है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो ये गैस की प्राइस भी बढ़ाई जाएंगी। पेट्रोल प्राइसेस आपने देखा कि पेट्रोलियम लेवी हर 15 दिन के बाद 4 रुपये बढ़ाने की बात है, इसको 24 रुपये तक लेके जाना है। तो ये सारी वो बातें हैं कि जो हुकूमत के लिए मजबूरी बन गया है कि IMF का प्रोग्राम अगर थ्रू नहीं होता तो फिर सबको पता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिटर्स कोई पैसा नहीं देगा। और फिर जिस तरीके से हमारा डेट पाइल अप हो रहा है, बढ़ रहा है और हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। सोनिया, $22 बिलियन चाहिए हमें इस मौजूदा माली साल में। 5 सालों में $50 बिलियन वापस करना है। अब सूरत हाल इतनी खौफनाक हो गई है कि हुकूमत के पास फॉल बैक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि ये पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लिए जाएं। लिहाजा ये आपको जो पैनिक देख रही हैं या हुकूमत के सर पे जो बात सवार है कि किसी तरीके से यहाँ से अप्रूव करवाया जाए। ओपोजिशन चीख रही है, चिल्ला रही है कि जी ये जुल्म होगा, महंगाई होगी। डेफिनेटली महंगा होगा, मतलब ज़रूरी सेंस में जरूर है कि अगर IMF के प्रोग्राम में रहना है
तो फिर तो ये करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि जी ये क्या सही है क्या नहीं है। ज़ाहिर है IMF अपनी डिक्टेट्स जो है ना, डिक्टेट्स अपनी करवा रहा है और किस तरीके से अपनी बात मनवाएगा, लेकिन बहरहाल ओपोजिशन का अपना नुक्ता नजर है। अब कल एक देखें, एक मैच बड़ा पड़ने जा रहा है, क्या होगा देखने वाली बात है, कल ही पता चलेगा। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कायरा साहब, ओपोजिशन वाले तो बड़े पुरुमीद हैं कि ये बिल जो लेकर आ रही है मिनी बजट पास नहीं होने देंगे, एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये बिल पास हो ही नहीं सकता। आज हमने देखा ओपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। सर, क्या हिकमत अमली बनाई गई, कैसे रोकेंगे इस मिनी बजट को? दूसरी तरफ हुकूमत तो बड़ी पुरुमीद है कि वो बजट जो बिल है वो पास करा लेगी, इत्तेहादी भी मान गए। तो आपके कई राबते हुए हैं नाराज लोगों से, इत्तेहादियों से, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, अभी तक तो इत्तेहादी नाराज थे और अगर इत्तेहादियों को और इनकी जमात के अंदर लोगों के ऊपर ये जो प्रेशर है, हम लोगों को बिल्कुल कन्विंस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन का काम कोशिश करना है। अपोजिशन के पास श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त लोगों का गम और गुस्सा है, वो इनके इत्तेहादियों के लिए भी और हुकूमत के अपने लोगों के लिए भी अब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा कल इनको एक सरप्राइज होगा। लेकिन फर्ज करें सूरत हाल कोई मुख्तलिफ भी होती है, तो अभी जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन ने वही करना है कि वो हुकूमत के इस अवाम दुश्मन हथकंडे के खिलाफ खड़ी हो, कोशिश करे, लोगों को कन्विंस करे और उनको वोट न लेने दे। ये हमारी कोशिश हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए। देखना यह है कि क्या अपोजिशन बाकायदा नेक नीति से ये कोशिश कर रही है, वो आपको नजर आ जाएगा। इसमें कायरा साहब आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि काम जरा थोड़ा ठंडा ठंडा ही चलेगा। अब देखिए, जो हुकूमत के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि जी 181 लोग हमारे साथ हैं, इत्तेहादियों समेत 172 चाहिए हमें वोट, वो आसानी से कर लेंगे। और जिस तरीके से कहा गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा हर सूरत में ब्लॉक करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, उस अंदाज से देखा जाए तो लगता है सिर्फ ये मीडिया की हद तक की लगता है कि बयान होगा और उसके बाद वो अपना काम गवर्नमेंट करवा लेगी। देखिए शाम साहब, गुजारिश ये है कि अपोजिशन की जमातें को बंदूक बरदार तो नहीं होती ना कि उन्होंने बंदूक के सहारे जाके किसी को रोक लेना है। उन्होंने कोशिश करनी है, उन्होंने लोगों को कन्विंस करना है, जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है वो खड़ी करनी है और जितना मुमकिन होगा वो दबाव खड़ा करेंगे उनके इत्तेहादियों पे भी, उनके अपने अंदर रैंक्स एंड फाइल्स के ऊपर भी। और पिछली दफा भी जॉइंट सिटिंग में आपको इल्म है कि किस तरह उनको वोट कराया गया था, वो कितना मुश्किल मरहला था उनके लिए। और आज भी उनके इत्तेहादी, वैसे तो चले वो उस वक्त भी इसी तरह हुआ था कि इत्तेहादी पहले नाराज हुए फिर मान गए, लेकिन आज भी उनके इत्तेहादी उनके साथ पूरी तरह मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल इत्तेहादियों को अगर पिछली दफा राजी किया गया तो अब भी हो सकता है कर लिया जाए। आज की खबर है कायरा साहब के इत्तेहादी राजी हो गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट ये बिल पास करा लेती है तो फिर ऑपोजिशन इसे किस तनाजुर में देखेगी? इसी तनाजुर में कि जाहिर है हुकूमत के पास मेजोरिटी थी तो बिल पास करा लिया, या PMLN के जिस तरह से कुछ लोग बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर ये बिल पास नहीं हो सकता, तो किस तनाजुर में देखेगी ऑपोजिशन इसे? देखिए, तनाजुर बड़ा सिंपल है। क्या पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत से राजी हैं? क्या इनके अपने रैंक्स एंड फाइल्स मौजूद है? ये लोग इनसे खुश हैं? आंसर इज नो। तो लोग इनसे अगर खुश नहीं है, इनके रैंक्स एंड फाइल्स इनसे खुश नहीं है, तो उसके नतीजे में यकीनन लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अब अगर नाराजगी के इजहार में किसी वक्त कोई दरमियानी मुदाखलत करके लोगों के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जिस तरह से तो बात कर रही है, लेकिन अभी जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि IMF की डील भी है, ये IMF के पास जाना भी जरूरी है। आज जिस तरह से मैं देख रही थी फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे थे कि ऑपोजिशन अगर बात कर रही है तो फिर कोई हल भी बताए, IMF के पास ना जाए तो फिर क्या करें? देखिए, दो चीज़ें। एक, जिस तरीके से हुकूमती लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि जी आप 22 के करीब जब से पाकिस्तान बना है IMF के पास गए हैं, और जो हुकूमती लोग कह रहे हैं कि जी तकरीबन 10 से 11 मरतबा पीपल्स पार्टी गई है, 4-5 दफ़ा PMLN वाले गए हैं। इसी तरह से आप मुशर्रफ के ज़माने में भी देख लें।
मेरा ख्याल है अहम सवाल ये है कि जो हम कारिया साहब से भी पूछेंगे सोनिया, वो ये है कि एक मुद्दत से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो कहना चाहिए कि गिरवी रखती गई है IMF के पास। अब आप देख लें कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 के बाद जब इलेक्शन हुआ आई थी 2000, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी मुशर्रफ साहब के ज़माने के कर्जे उतारने के लिए हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा है। 2013 में भी आप देख लें यही बात पीपल्स अपना PMLN ने कही। 2018 में भी आप देख लें यही सूरत हाल, सब लोग यही कहते रहे कि जी मजबूरी है करना है। अब अहम सवाल यह है कि जी जिस बुरे तरीके से हम लोग फंस गए हैं, जिस तरीके से हमारे पास फॉल बैक करने के लिए कुछ भी नहीं है, आज कारिया साहब की पार्टी आ जाए, बिलावल साहब आ जाएं, खैर से नवाशी साहब आ जाएं, यही कोर्स सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। अब कर्जे हमारे और GDP ऑलमोस्ट बराबर हो गए। तो कारिया साहब पहले तो वेलकम करते हैं आपको, आ गए आप। ये बताइएगा कि अब बचने का लगता है कि रास्ता कोई नहीं है। किसी की भी हुकूमत हो, IMF की बैसाखियों के बगैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता। नतीजतन आप देख लें पॉलिटिकली भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं हर तरीके से। स्टेट बैंक आप देखने जो अमेंडमेंट आ रही है वो सॉवरेनिटी के नाम पे कहा जा रहा है कि जी फुल ऑटोनॉमी के नाम पे सब कुछ वो करेंगे, कोई इंटरवेंशन नहीं। डॉलर चाहे खुदा ना खास्ता 200 से ऊपर जाए, इंटरेस्ट रेट जितने मर्जी हो जाए, यही वो कहते हैं, चाह रहे थे कि सब कुछ हो। तो सवाल तो ये है कि इस हुकूमत को हटाने के बाद आप आ जाएंगे तो क्या ये रोक लेंगे इसको? बहुत शुक्रिया। देखिए एहतशाम साहब, हमारी हुकूमत जब पिछली दफ़ा 2008 में आई तो बड़े मुश्किल हालात थे। इकोनॉमी भी बहुत ट्रबल में थी, दहशतगर्दी भी बहुत अरूज पे थी, आलमी कसाद बाजारी थी, वर्ल्ड रिसेशन बहुत खौफनाक था। ठीक, इसके बावजूद हमने दहशतगर्दी का भी मुकाबला किया, हमने इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई, अपनी इनकम भी बढ़ाई, पाकिस्तान का रेवेन्यू डबल किया हमने अपने 5 साल में। तो आपके पास तरीकाकार क्या है? आपने सारी फोर्सेस को, सब कुव्वतों को इकट्ठा करके एक बेटर डील डायलॉग करनी है। यकीनन हमारे इस वक्त खर्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है। यही एक तरीका है, या आप अपने खर्चे कम करेंगे या अपनी आमदन बढ़ाएंगे। तो खर्चे कम नहीं हुआ करते, आपने अपनी आमदन बढ़ानी है। हमारे दौर में 5 साल में 2008 से 2011 में 2013 में उस वक्त हमने पाकिस्तान के कौमी रेवेन्यू के अंदर जो 1100 अरब से लेके हम 2120 अरब तक लेके गए थे, वो ऑलमोस्ट डबल किया था। यही एक तरीका था, मुस्लिम लीग ने भी उसको अपने दौर में तकरीबन वो भी डबल करने में कामयाब हुए थे। आज ये हुकूमत जो दावे करती रही अपनी जगह, ये रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकी। इनको इंटरनेशनली हालात भी बेहतर मिले, इनको अंदर से हालात भी कंडूसिव मिले, पाकिस्तान के अंदर भी। इसके बावजूद ना ये पाकिस्तान कहाँ हालात बेहतर मिले जी। IMF की मुसीबत बनी है, कोरोना की अपनी मुसीबत बनी है, चाइना के पास जाने की सजा के तौर पे जो हमारे साथ अब अमेरिका कर रहा है, अफगानिस्तान में हमारे साथ जो हुआ, देखिए अफगानिस्तान में हमारे साथ जो हुआ या हमने क्या किया। अफगानिस्तान में अमेरिका निकलना चाहता था, निकल गया, हमने क्या किया। ये तो एक अपनी सोचा, अफगानिस्तान के हालात कोई हमारी वजह से तो खराब नहीं है, ये हालात हमारे ऊपर इम्पैक्ट उसका जरूर आता है, बहुत खौफनाक आता है। हमें इल्जाम तो अमेरिका लगाता है ना कि जी आपकी वजह से मारे गए। ये देखे ना, ये इल्जाम तो हर दौर में रहे, ये इल्जाम तो इस दौर से ज्यादा हम पे रहे, लेकिन उस दौर में भी बड़ी शरायत थी, बड़ी कड़ी शरायत थी, लेकिन हमने एक बेटर डील डायलॉग की थी। आज अगर इस हुकूमत के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है तो कम अज कम पहला काम तो एक देखे ना, दुनिया के किसी फोरम में जाना हो एहतशाम साहब, या यहाँ आपने बात करनी हो, अगर आपके घर में इत्तेफाक है, आपस में इत्तेहाद है, तो आप बेहतर बात कर सकते हैं। ये हुकूमत जब किसी दूसरे से बात करके राजी नहीं है, ये किसी दूसरी जमात को साथ लेके चलने को राजी नहीं है, और एक लड़ाई तसादम इदारों के साथ भी, पार्लियामेंट के साथ भी, हर जगह पे वो शो कर रहे हैं, तो ये इनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम है। जो आपको फंड करने वाले इदारे हैं वो भी देखते हैं कि अगर आपका सिस्टम बड़ा फ्रिजाइल है और फ्रिजाइल होता जा रहा है, और आपकी लड़ाई के नतीजे में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो वो आपके ऊपर और सख्त शरायत नाफज करते चले जाते हैं। तो इसमें जो बुनियादी काम होता है वो एक एतमाद है। आप अपने लोगों को भी एतमाद देते हैं और आप लैंडिंग एजेंसीज को भी एतमाद देते हैं। अहलियत की बात तो आप जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जी कैपेसिटी का इशू है, नाअहली के लोग बड़ी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन कारिया साहब, अब बड़ा सवाल जो सब हलकों में पूछा जा रहा है कि जी कोई तब्दीली आए ना आए, टेक्नोक्रेट आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, ये जिस दलदल में हम चले गए हैं खादी तौर पे, वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रुकने का नाम नहीं रह रही जिस तरह बढ़ रही है। सर ये तो आप क्या हल क्या पेश करते हैं? ये मुर्गी पहले के अंडा, ये सवाल तो चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में क्या हुआ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नतीजे में शुरू होती है। ठीक, आप बेहतर सियासी फैसले करते हैं,
और उसके नतीजे में जो इस्तेहकाम आना शुरू होता है, एक एतमाद साजी की फिजा होती है, वो इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके जाती है और फिर आप इकोनॉमी के अंदर भी बेहतर फैसले करते हैं। एहतिशाम साहब, मुझे यूं लगता है कि इस वक्त हम अपना जितना कुछ सरेंडर कर बैठे हैं, हमारी रियासत, पाकिस्तानी रियासत बहुत कुछ छोड़ बैठी है अपना आप, ठीक। और अब हमारे पास जिस तरह 70 की दहाई में एक नई आइडियोलॉजी के तौर पे नारे लगे थे ना कि जेड़ा वावे ओयो ही खावे, शायद उस तरह के नारे लगाने का वक्त है। ठीक है। शायद उस तरफ जाने की जरूरत है। शायद हमें इकोनॉमी के एक मुतबादल मॉडल को देखने की जरूरत है। एक बात याद रखिए, ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अमीर आदमी गरीब हो रहा है। अमीर की अमारत बढ़ रही है, गरीब की गुर्बत बढ़ रही है, नए खानदान बड़े आ गए कोरोना के बाद। ये सबसे खौफनाक बात है। अमीर अमीर हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं। तो इसको बैलेंस आपने कैसे करना है? यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हुकूमत अगर कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दे पा रही या हुकूमत ना है तो फिर ऑपोजिशन के पास भी तो कोई गेम प्लान नहीं है। आप देखें पिछले ज्वाइंट सेशन के अंदर 22 से ज्यादा बिल उन्होंने पास करवा लिए। अभी मिनी बजट जिसको आप कह रहे हैं कि अवाम दुश्मन बजट है, इसे भी हुकूमत बड़ी आसानी से कर लेगी। हुकूमत खुद कहती है कि हमें दुनिया की नालायक तरीन ऑपोजिशन बनी है, तो फिर ऑपोजिशन का रोल क्या है? आपका गेम प्लान क्या है? देखिए, अपोजिशन वो होती है जिसके पास वोट कम होते हैं, नंबर कम होता है। हुकूमत वो होती है जिनके पास नंबर ज्यादा होता है। तो अगर अपोजिशन ने अपने नंबर ज्यादा करने हैं तो उसके लिए या तो इत्तेहादी गवर्नमेंट के हमारे साथ आएंगे, जो कुछ खुफिया हाथ हुकूमत के सर पे रखे गए हैं वो पीछे हटेंगे। अच्छा। और अब तो वो पाकिस्तान के अवाम के निकलने वाली, वैसे कायरा साहब अभी हटे नहीं है, अब तो खुफिया कर रहे ही नहीं। अच्छा। किस किस दौर की बातें होती थी कि खुफिया हाथ हैं, हट गए हैं। नहीं। देखिए, गुजारिश ये है कि अब वो हाथों को भी अब समझने की जरूरत है कि इस गवर्नमेंट के फेलियर के जितने इल्जामात हैं उसमें उन हाथों वालों के ऊपर भी वसीले सवाल उठते चले जा रहे हैं। उनके अपने इदारे का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया हुआ है। लेकिन देखना यह है कि ये हुकूमत अगर एतमाद साजी नहीं करेगी, सिर्फ ये बिल पास करा लेगी, हाँ करा लेगी। अपोजिशन के पास को बंदूकें, तो मैंने पहले भी गुजारिश की नहीं है ना, अपोजिशन ने कोशिश करनी है और आपको संजीदगी से कोशिश करती नजर आएगी। अगर अपोजिशन असेंबली में ये काम नहीं कर सकी, मुत्तहिद नहीं है सर, तो फिर संजीदगी से देखिए कोशिश हम पहली गुजारिश तो यह है कि हम कोई मुत्तहिद इलेक्शन, सर आपने बनाई उसका आप एक देखिए, तो हमने पीडीएम बनाई, तो पीडीएम को हमने तोड़ दी है। पीडीएम से हमें निकालने के लिए बड़ी मेहनत की है शायद खाकाना बासी साहब। उनको इल्जाम ना देना, फिर तो दो बड़ी पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से आज ये सूरत हाल है। वरना तो लोग कहते हैं कायरा साहब, आप सियासी तौर पे हम सबसे ज्यादा समझते हैं, ये कोई मसला ही था। अगर दो बड़ी पार्टियां मिल जाती, जितनी थिन मेजोरिटी के साथ ये चल रहे हैं, बैसाखियों पे चल रहे हैं इत्तेहादियों की, तो ये इसको हटाना तो आसान था। हमने तो जब बाय इलेक्शंस हुए, जब हमारा पीडीएम बना, जल से जुलूस हुए, बाय इलेक्शंस हुए, तो बाय इलेक्शन में बड़ी मतलब 13 में से 11 सीटें हम जीत गए। सेनेट का इलेक्शन आया, हमारे दोस्तों ने कहा सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने कहा लड़ना है, कोशिश की, राजी किया। सेनेट का इलेक्शन जीतने के बाद हमने कहा फौरी तौर पे हमें अदम एतमाद की तारीख मूव करनी चाहिए। अगर वहां पे हमारे दोस्त पीछे हट गए, वही तो सर, अगर वो ना हटे, लेकिन ना मैं तो अपने किए का जवाब दे हूं, क्या मैं पीछे हट गया हूं? मेरी जमात हट गई है, और अगर मेरी जमात अपनी जगह खड़ी थी और खड़ी है, मैं बताता हूँ कि अगर तो मेरी जमात अपनी जगह से हटी है तो बिल्कुल मुझे जवाब देना होना चाहिए, फिर मेरी गलती होगी। लेकिन आज हमारे दोस्त साथी जो है वो ये बात को गौर कर रहे हैं, इस पे बहस कर रहे हैं कि अदम एतमाद का ही एक बेहतर रास्ता हो सकता है। बाकी इश्यूज पे भी हमारे दोस्तों ने यही कहा था। जब बाय इलेक्शन हुए थे तो कहा था बाय इलेक्शन नहीं लड़ने, हमने राजी करके उनको कहा तो फायदा हुआ। वो कहते हैं सेनेट के इंतखाबात में हमें पीपल्स पार्टी ने धोखा दे दिया। सेनेट के इंतखाब में जरा गौर कीजिए, इस आर्गुमेंट में कोई जान है कि सेनेट के इंतखाब में 7 वोट हमारे डकैती करके सीधा फैसला गलत देके पुरानी बातें छीना गया। लेटेस्ट बात, नई बात जो है ना, अभी शेख रशीद साहब, अगरचे बहुत सारे लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, उनकी ये बात कहना है कि जी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर पे है, अभी उठा नहीं है। अब इस तरह की बातें चंद दिन पहले जरदारी साहब ने भी की थी कि हमें कहा जा रहा है आए हमारी जान छुड़ाएं, अपना मदद करें मामलात को बेहतर करने के हवाले से। हमने कहा है कि पहले इस हुकूमत को चलता करें। दूसरी तरफ से तरदीद भी आ गई अखबार में, किसी ने कोट करके कहा कि नहीं जी, वो कहते हैं बताएं जरदारी साहब से किसने बात की थी। उस पर हमने भी कुछ कहा था, वो भी बता देना। वो क्या कहा? मैंने कहा था कि जिस साहब ने हमसे पूछा है कि जरदारी साहब बताएं उन्हें किसने कहा था, वो बता दें उन्हें किसने कहा है, जरदारी साहब से सवाल करें। सो ना उन्होंने बताया ना हमने बताया। लेकिन एक बात याद रखिए, उसकी वजाहत मैंने सिर्फ गुजारिश ये की थी, मेरी जरदारी साहब से उसके बाद मुलाकात इत्तेफाक से नहीं हुई थी। हम बीबी शहीद की बरसी पे थे, लेकिन वहाँ
जलसे में तो खैर बातें नहीं इस तरह होती, लेकिन एहतशाम साहब एक बात तो क्लियर है ना, हमारे दौर में, हमसे पहले भी, हमारे दौर में भी और मियां साहब के दौर में भी कौमी क्राइसिस, भले वो इकोनॉमी का था, दहशतगर्दी का था, अफगान सिचुएशन का था, इंडिया के साथ ताल्लुकात का था, कश्मीर की सूरत हाल का था, उन मुख्तलिफ इशूज के ऊपर जब भी क्राइसिस बना फौरी तौर पे हुकूमत वक्त ने लीड लेके अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया, सारी कौमी क़यादत बैठी और इत्तेफाक राय से फैसले किए जिसका फायदा हुआ। जब से ये हुकूमत आई है, जितने क्राइसिस आए हैं इस हुकूमत ने लीड नहीं ली और अल्टीमेटली पाकिस्तान के मुफाद को देखते हुए, हालांकि ये काम होना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान की कौमी एजेंसियों को, इदारों को मदाखलत करके सियासी जमातों को इकट्ठा करके बिठाना पड़ा, वो उन्होंने इनवाइट किया। जब आपको वो इनवाइट करके बिठाते हैं कि आइए बैठ के कंसेंसस करें और आप कंसेंसस कर लेते हैं, तो फिर जब आप गवर्नमेंट का गिला भी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे ना कि हुजूर कल तो आप सबको इकट्ठा करके बिठाया। ऐसे बड़ा तकड़ा आर्गुमेंट आपका कि ठीक है जिस तरह बुलाया जाए, नहीं क्या किया जाए, मैं किससे गिला करूं, वजीर आजम साहब से करूं या मैं उनसे करूं? जो कहते हैं कि हाँ आओ, नहीं एक मिनट, ठीक है, जो कहते हैं कि जी आओ बड़ा कौमी क्राइसिस आया हुआ है सब, और होता है वो क्राइसिस भी मौजूद होता है, तो फिर मैं उन्हीं से कह सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ तो आप सवाल खड़ा कर देते हैं कि ये आपने क्या कर दिया। चलिए मुख्तसर ब्रेक लेते हैं कायरा साहब की इसी बात पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, अगर मुल्क की सियासत पर आए तो एक अजीब कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। PMLN हम देख रहे हैं कि अपने बयानात से एक अलग तासुर दे रही है कि शायद कोई बैकडोर नेगोशिएशन चल रही हैं, फिर हुकूमत के एंड पे बात करें तो वो अलग सेंस ऑफ पैनिक है। प्राइम मिनिस्टर के बयान को देख लें, जरदारी साहब भी बयानात पे बयानात दे रहे हैं, तो सर चल क्या रहा है? आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या बैकडोर? वक्फे के दौरान कायरा साहब से हम बात कर रहे थे ना, बिगर कैनवस पे अगर हम चीज़ों को देखें तो हर तरफ से हम फंस गए। वो कहते हैं ना ऐसी जगह चले गए हैं कि वहां से रास्ता वापसी का नजर नहीं आ रहा, उस टनल में घुस गए हैं। हाँ। वहाँ फाइनली पीछे रास्ता नहीं है, अगर निकलेंगे पता नहीं फिर आधी आबादी रहेगी या कौन यहाँ पे होगा। अहम सवाल है कि जो एक बड़ी बात हर जगह की जाती है लेकिन अमल नहीं होता कायर साहब, वो है कि जी एक ग्रेटर डायलॉग, बड़ा डायलॉग पार्टियों के दरमियान, अदालतों के दरमियान, मीडिया के दरमियान, वो किसी को सूट नहीं करता। बजाय कायर साहब भी लग रहा है कि जितने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, जितने लोगों के अपने स्टेक्स हैं हर अदारे के, वो कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस हुकूमत को देख लें, बहुत से वालों से लोग कहते हैं कि जी इनको इकट्ठा बैठना चाहिए था, जिस तरह भी आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय होना चाहिए था, पार्लियामेंट इररिलेवेंट होगी। आप देख लें डिसफंक्शनल है, कितने बिल पास हुए, क्या होता है, अपनी मर्जी की चीज़ें पूरी हो जाती। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी कहाँ से शुरू की जाए। लगता नहीं है कि वो जिस तरह की लड़ाई, पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो पीपल्स पार्टी PMLN के ज़माने में शुरू हुई थी, माजत के साथ आज PMLN आपसे कम है, PTI में ज़्यादा हो गई है। लिहाजा वो आप देख लें, एक स्टेटमेंट आता है PMLN की तरफ से तो 10 स्टेटमेंट गवर्नमेंट के लोग दे रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस में भूल ही जाते हैं कि हमें असाइंड है लोग। हाँ जी, एहतशाम साहब का बयान आएगा तो कह रहा है उसके जवाब में इमीडिएटली जवाब देगा। ये आजकल इसी तरह चल रहा है। सब में जो असल मसाइल हैं उस पर प्रॉब्लम ये है एहतशाम साहब, प्रॉब्लम ये है जिस मुश्किल सूरत हाल में हम उलझ गए हैं और सूरत हाल और गंभीर होती जा रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल स्टेबल नहीं हो रही, पाकिस्तान के साथ जो अपने हमारे इंटरनल डायलॉग चल रहे थे, सुना है वो भी आजकल तातुल है। उधर से हिंदुस्तान हमें स्क्वीज कर रहा है, वर्ल्ड प्रेशर हम पे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, IMF की शराइत कंडीशनलिटीज और तकड़ी हो गई है, सॉवरेनिटी हम कंप्रोमाइज कर बैठे। इस सारे अमल से लड़ने के लिए, ओहदा बरा होने के लिए किसी इंडिविजुअल का अक्ल बड़ा नहीं हो सकता, कलेक्टिव विजडम से उसके रास्ते की सबसे बड़ी जो रुकावट है उसी को सबसे बड़ा मुतहर्रिक होना चाहिए था। यानी वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए था कि वो लीड करके ये काम कर रहे होते। वही सबसे बड़ी रुकावट है। पहले दिन ही आप देख लें, इलेक्शन जीत के आया, तकरीर नहीं उसको करने दी, उस दिन से आज लड़ाई शुरू है वाला। वो एक हो गई ना एक दिन की गलती, उसके बाद भी एक दफा आया, उसको फिर बात नहीं करनी। वो ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? वो हिंदुस्तान के अंदर वजीर आजम के साथ कई दफा हो गया, वो कई दफा पार्लियामान, बरतानिया के पार्लियामेंट में रोज होता है। हमारे अपने पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के साथ, इवन मियां नवाज शरीफ के साथ, शाहिद खाकान के साथ क्या करते रहे PTI वाले। तो अच्छा नहीं है वो कुछ अच्छी मिसालें नहीं है, बट इवन देन उसको एक मिसाल बना के कि वो एक बात हो गई थी, उसमें कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं हो गया था। लोग हूट करते हैं,
यानी सबसे जो मेच्योर डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामान है, मदर ऑफ आवर पार्लियामेंट्स, वो तो बरतानवी पार्लियामेंट है। आप वहां लगाइए अभी उनकी डिबेट। पिछले दिनों बोरिस क्या करते हैं वो खिलाफ जो बात हुई, जॉनसन के खिलाफ जितनी बातें हुई उसको झूठा तक कहा गया। कभी पार्लियामेंट ने किसी ने पार्लियामेंट में वहां प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है, उसको लिटरली हूट किया जाता है, और वहां तो लोग बैठे भी इतने ही दूर होते हैं जितने मैं और आप बैठे हैं। सही। अच्छा कायर साहब, एक मसला ये भी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए, मुल्क जिस दलदल में फंस गया है उससे निकलने के लिए, लेकिन यहाँ एक मसला ये भी हमेशा डिबेट होती है कि हुकूमतों को चलने ही नहीं दिया जाता। कौन सा वजीर आजम है आप देखें जिसने मुद्दत पूरी की? हालिया जरदारी साहब का बयान देख लें कि अब तुम कराओ इसकी छुट्टी, फिर करो हमसे बात, यानी सीधा सीधा कह रहे हैं कि हुकूमत को गैर आईनी तौर पर खत्म करने का कहा। ये नहीं कहा बिल्कुल। पीपल्स पार्टी कभी किसी गैर आईनी मुताबिक कभी नहीं जाती, हमेशा से आईन की बात उन्होंने ये बात की है, मैंने उसकी वजाहत पहले की है, उसकी वजाहत मैंने की। चले एक चीज बताएं कायर साहब कि जो अब लेटेस्ट बात हो रही है, जिस तरीके से जरदारी साहब बात कर रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, प्लस वो कहते हैं हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास सोल्यूशंस हैं। लोग हंसते हैं, बात कहते हैं माजर के साथ। आपके मुखालफिन कहते हैं कि जी आपने 2 टर्म गुजारी हैं, सिंध में 12 साल से बैठे हुए हैं, इल्ज़ामात आपके ओपोजिशन के आपके जो लोग खिलाफ हैं कि धेले का वहाँ पे काम नहीं हुआ, ये फिर दोबारा से आएंगे, फिर क्या ठीक कर लेंगे आके? एहतशाम साहब, गुजारिश है कि सूबाई हुकूमतों के पास जितना फंड जाता है उस फंड में से डेवलपमेंट फंड का एक पोर्शन होता है, बाकी तो सारा खर्चा वहीं हो रहा होता है। तो ये कहना कि जी वहाँ पैसा गया और सारा का सारा पता नहीं जाया हो गया और डाउन द ड्रेन चला गया, ये गलत बातें हैं। आप चलिए, वहाँ पे सड़कें भी बनी है, स्कूल भी बने हैं, हॉस्पिटल भी बने हैं, और बेस्ट सेहत की फैसिलिटीज आज अगर कोई सूबाई हुकूमत दे रही है तो वो सिंध की हुकूमत है। लेकिन वहाँ खराबियाँ भी हैं, ये बात नहीं है कि खराबी नहीं, खराबी पूरे मुल्क के अंदर है निज़ाम में। मसला ये है कि अगर जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, तो क्या हमने 2008 में मुश्किल तरीन हालात में मुल्क को निकाल के नहीं दिखाया? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से पहले ये काम करके नहीं दिखाया? आज अगर आपको भुट्टो शहीद ने नहीं दिखाया, और आज भी मुल्क के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुरू किए हुए प्रोग्रामों को आप निकाल दें, इस गवर्नमेंट का अपना एक प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। पॉवर्टी रिडक्शन का या इस मुल्क के अंदर गुर्बत के खात्मे का जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो बीबी शहीद का था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वही लेके चल, उसको निकालिए, उसके ये कहाँ खड़े हैं। लेकिन 2 ऐड किए हैं, एहसास और सर एहसास कोई ऐड नहीं किया, एहसास उसी का नाम बदला है। और जो सेहत कार्ड है, हेल्थ कार्ड, वो भी गुजारिश कर दूं, जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं ना कोई, मैंने वो प्रोग्राम का मैं फाउंडर चेयरमैन था, उसके अंदर ये वसीला सेहत, वसीला रोजगार, वसीला ये जो नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट, ये सारे उस प्रोग्राम के ऑलरेडी हिस्से थे। और हमने ये बाकायदा ये उसकी प्रायोरिटाइजेशन की हुई थी। अब जब प्रोग्राम शुरू होता है तो पहले आप उसके टीचिंग प्रॉब्लम से ओवरकम करने के बाद उसको लॉन्च कर देते हैं। जो वक्त चलता चला जाता है, मियां साहब का दौर आया हमारे बाद, तो उन्होंने आके इस पे लैपटॉप का काम भी किया, बाकी चीजें भी। तो देखना यह है कि मेजर ख्वाब किसने देखा था। सो मेरा ये सवाल इनसे है कि इन्होंने अपने तौर पे आके आज तक कौन सा वो काम है जो काम को करके दिखाया। एक था कि जी हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, किसकी की है? बिल्कुल। चलो जरा पंजाब की तरफ आ जाते हैं। जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं, आप बिलावल भुट्टो कहते हैं वहाँ जाके मैं बैठूंगा, वहाँ से मैं लॉन्च करूंगा, वहाँ से हुकूमत के खात्मे की कोशिश शुरू होगी। लोग कहते हैं कि जी ठीक है, कम बैक किसी हद तक किया, 133 में अब 32,000 वोट आपने दिए, लेकिन पंजाब आपके अगर हाथ में नहीं आता तो हुकूमत तो नहीं बनेगी आपकी। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या यही वो कह रहे हैं कि पंजाब को मैं अपने हाथ में लाऊंगा, और उसका तरीकाकार क्या होगा? वहां जाके बैठना चाहिए, उसका तरीकाकार ये होगा। पहले बैठ के आज तक बात बनी नहीं, ऐसा नहीं है। वहां ज्यादा बैठना चाहिए, जहां आपकी कमजोरी है वह ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जहां कंपटीशन बड़ा है वह ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। और हमने कम वक्त दिया पंजाब को, यकीनन हमें ज्यादा वक्त, लेकिन दिस इज द टाइम नाउ। लोगों को जो एक बुखार चढ़ाया गया था ना पीटीआई का, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि ये आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी, 200 अरब डॉलर बाहर से आएगा, सब अच्छा हो जाएगा, नौकरियां बाहर से लोग आके नौकरी यहाँ करेंगे। अब वो लोगों के ख्वाब टूटने थे, वो टूटे, तो अब रियलिटी चेक शुरू हुआ है। बिलावल साहब बिल्कुल 5 से शुरू कर रहे हैं, अपनी सीसी की मीटिंग शुरू कर रहे हैं, एफसी की मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोविंशियल काउंसिल्स की कर रहे हैं, और वहां से फिर यार ये भी एक देखिए ना, एक लीडर को क्या कहना चाहिए। और वो क्या कहें, अच्छा पंजाब में मेरे हालात बड़े खराब है, लिहाजा मैं पंजाब को छोड़ के बैठ रहा हूँ।
अच्छा, बिलावल मुझे साहब पंजाब ने भी में कहा- कोई और आके ठीक करके देगा। वो कह रहे हैं कि पंजाब में अगर मुश्किल हालात है तो अब मैं वहां बैठूंगा। उन्हें कहा मैंने कि वहां बैठ के कुछ कोशिश 5 की है। जनवरी से हुकूमत के खात्मे का ऐलान होगा, तो सर खात्मे के लिए भी कोई लॉन्ग मार्च, कोई क्या क्या देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी है? तैयारियां ही है ना। आप बाकी जमातों को साथ में लाके करते हैं। मैंने पहले कहा सियासी जमातें बंदूक बरदार कुव्वतें नहीं होती। उन्होंने अवाम की ताकत से हुकूमतों को हराना होता है, हटाना होता है, और हम अकेले भी कोशिश करेंगे। हाँ, कलेक्टिवली अगर अपोजिशन इकट्ठी होती तो ज्यादा बेहतर हो गया, ये काम हो सकता था। अच्छा कायर साहब, ये बताएं, पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं, बाहर भी लोग जो लिखते हैं वो भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं कि जी फैक्ट्स डोंट मैटर। ये क्रेजी हमारी जो कहना चाहिए कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, यही सारा साल चलती रहती हैं। पूरा 5 साल तक जब हुकूमत रहती है यही चलती रहती है, इसको हटाएंगे, उसको बुला के लेके आएंगे, फलां की इंटरफेरेंस होगी। वो कहते हैं इस जगन्नाथ से ये कोई सियासी पार्टी निकलने के लिए तैयार नहीं। नतीजातन यह है कि कोई चीज़ ठीक हो नहीं रही। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। जितना हमने इस मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन फैला के रखा है, कन्फ्यूजन सबको सूट करता है। कन्फ्यूजन सियासी जमातों को भी सूट करता है, यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करता है, अदलिया को भी सूट करता है, आपको भी सूट करता है। सबकी दुकान चलती है, सबकी स्टोरियाँ बिकती हैं। सही है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? तसलसल के साथ ये सूरत हाल 70-80 साल से या 70 साल से हम लेके चल रहे हैं, 50 साल से लेके चल रहे हैं। तो उसके नतीजे में आज हम खड़े कहाँ हैं? एक कंफ्यूज नेशन, समझ नहीं आ रही सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, और हर बंदा दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। मैं अपनी तरफ नहीं देख रहा, और खराबी हर जगह है। और हमने कौम की आदतों के अंदर खराब कर दिया। यानी मुझे लिविंग बियॉन्ड मीन्स, मैं अपने मीन्स से बियॉन्ड लिविंग का आदी हो गया हूँ। मैं झूठ के सहारे, मलम्मा साजी के सहारे जिंदगी गुजारने का आदी हो गया हूँ। तनख्वाहदार तबका अपनी तनख्वाह से बियॉन्ड जिंदा रहने का आदी हो गया है। आप उसको उसमें वापस घुसेड़ना मुमकिन नहीं है। कारोबारी तबका स्टेट के रिसोर्सेज खाने से, टैक्स खाने का, यूटिलिटी बिल खाने का आदी हो गया है। वो जेन्युइन प्रॉफिट इतना आस्ता आस्ता कमाने का आदी नहीं रहा। इसी तरह मैं सियासी बंदा हूं तो मैं चाहता हूं मैं किसी भी तरीके से जो मर्जी बेअसूली करके छलांग लगा के इक़्तिदार हासिल कर लूं, सीट मिल जाए मुझे। ये हमारी कोशिशें हैं। आप बैठे हैं, आपके यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अजीबोगरीब काम करते हैं। वो रातों रात चाहते हैं कि जी मैं एहतशामुल हक बन जाऊं, क्योंकि एहतशाम साहब, पता ये नहीं है, कमर ज़मान की ख्वाहिश है कि मैं एहतशाम की कुर्सी पे बैठ जाऊं। वो भाई एहतशाम साहब 40 साल मेहनत करके वहां पहुंचे हैं। तो ये जो उतावलापन आ गया है, सेंस ऑफ कंफ्यूजन है, और लोगों के अंदर कोई असूल नहीं है। ना लोग असूल की इज्जत करते। जिस मुआशरे के अंदर असूल से रहना, इंसाफ से रहना, ऑनेस्टी से रहना मजाक बन जाए, और लोग कहें कि ये कमजोर आदमी है, नालायक बंदा है, वो आपका क्रेडिट नहीं डिसक्रेडिट बन जाए, आप मुझे बताइए क्या तो कर सही। सकते? उसी की पैदावार है, आप करते रहे आज में तक। एक बात की थी कि जब तक अपने वसाइल नहीं बनाए जाते, रेवेन्यू बढ़ाने की आपने बात कोई की। दूसरा रास्ता ही नहीं है जी। आज लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वसाइल खाए चले जा रहे हैं, करप्शन का सांप जो है इतना फैल गया है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। बल्कि एक क्लिप कायर साहब आजकल हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस का वायरल हुआ है, जिसमें बंदा सवाल पूछता है उनसे कि जी आप क्या कहेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो वो कहते हैं मैं इसका जवाब किसी और तरह दूंगा। कोट एंड कोट जो मुझे याद रह गया वो ये है, वो कहते हैं कि करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी। फिर कहते हैं कि करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ, एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ, एंड जजेस डोंट ड्रॉप फ्रॉम हेवन। कहते हैं डज इट गिव्स यू दिस आंसर। अब क्या कहेंगे, हमारे यहाँ भी यही चल रहा है सिलसिला। हमारा कोई इससे भी ज्यादा है। अच्छा, ये एक्सेप्टेबल एक तो ना, लोग जजेस, उन्होंने अपने जजेस का कहा, आप जरा पाकिस्तान के मुआशरे में किसी भी सेगमेंट पे लगा कर देख लीजिए। दूसरा ये है एक्सेप्टेंस फ्रॉम पब्लिक। जो बंदे पावर पे बैठे होते हैं, ओहदों में बैठे होते हैं, हुकूमतों में बैठे होते हैं, वो तो करप्ट होने की ख्वाहिश रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन उनको रोकते कौन है? अवाम के रवैये। आज क्या अवाम का रवैया रोक रहा है? अगर लोग मुझे ये समझे कि कमर ज़मान के पास गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, घर बड़ा होना चाहिए, डेरे शेरे, खाने वाने, आगे पीछे बंदे नौकर चाकर, तो ये नहीं देख रहे लोग कि भाई ये कैसे, कहां से कमाएगा, या कमाएगा, अगर इसने कमाया है तो कहां से कमाया है, इसके पास लीगल मीन्स हैं, लोग उसको छोड़ के मुझे वोट दे देंगे। और अब एहतशाम साहब बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बाकिरदार हैं, बड़े आला आदमी हैं, लेकिन कहते हैं वो छोड़ो जी, एहतशाम साहब से किसी चाह पे आने जोगे नीना नहीं करना है। तो ये रवैया, ये मुआशरे का रवैया अनफॉर्चुनेट हो गया। ये बात दुरुस्त, मेरे बुजुर्ग अल्लाह जन्नत नसीब करे वो फौत हो गए, मुझे उन्होंने, जब मैंने पढ़ के आया ना जी, तो मुझे उन्होंने एक दिन बिठाया, मुझे उन्होंने कहा बेटा जिंदगी में हाथ
जरा बंद रख के खर्च करना, जरा मतलब खर्चे पे अपने कंट्रोल रखना। लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं, बहरहाल वक्त के साथ बढ़ने होते हैं। और अगर खर्चे बढ़ जाएं तो खर्चे कम नहीं करते। खर्चे कम करें तो घर में खराबियां हो जाती हैं। वसाइल बढ़ाएं, वसाइल बढ़ाते हैं। वसाइल बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब अर्ज यह है कि इस गवर्नमेंट ने आके वसाइल बढ़ाने की तरफ नहीं, लोगों की पगड़ियां उछालने की तरफ लेकिन मैं थोड़ा सा मेरी disagree छोटी सी गुजारिश करूं। अर्ज यह है कि पाकिस्तान के कौमी वसाइल में से डेवलपमेंट बजट में से खाना है ना, तनख्वाहों में या डेवलप जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है या कर्जे हैं पाकिस्तान के, उसमें से 600-700 अरब रुपए का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। उसमें से किसी ने खाना है ना, कमीशन खाएगा, कोई फलान कर लेगा, कोई प्रिक्योरमेंट में खा लेगा। कितने पैसे? 100 अरब, 200 अरब। पाकिस्तान का सालाना नुकसान कितना है? ये हम जब बात करते हैं तो लोगों को और कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कारी साहब इसमें सबसे अहम चीज जो मुझे लग रही है ना, वो ये देखेंगे 2 काम पाकिस्तान की सियासत में 74 सालों से जो हुए उस पर कंसेंसस रहा 2 कामों पे। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो भुट्टो साहब, लेट भुट्टो साहब ने शुरू किया था, सब ने देखे सब्सिक्वेंटली इसको आगे ले गए। एक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से सबके एफर्ट्स हैं। मुशर्रफ ने एफर्ट किया, वो भी दोगुना करके गया, 650 तो 1100 अरब, वहाँ से आप 1200-2200 अरब पे ले गए थे। उसके बाद नवाशी साहब के ज़माने में भी डार साहब ने बढ़ाया। इन्होंने भी आके कोशिश की। अभी देख लें इनकी कोशिश कत्ल कैसे हो रही है कि इनके खिलाफ सारे हो गए हैं, ताजर भी हो गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो गए हैं। अब कोई बंदा टैक्स देने के लिए तो ये तैयार तो नहीं। कहते थे एहतिशाम साहब कि हम आएंगे, ये बड़ी करप्ट हुकूमतें हैं, हम आएंगे तो लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे। नहीं दे नहीं, मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल ये है कि ये भाई ख्वाब दिखाने वाले साहब से पूछे तो सही। पूरी कौम जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। कोई बंदा अनलेस के उसके गले पे हाथ डालें, वो जब फंसेगा तो टैक्स देगा। तो सवाल ये है कि अब 22 करोड़ की आबादी में 22 लाख टैक्स पेयर हैं, उनमें से भी 7 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। कैसे होगा मसला? कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें कि ये टैक्स चोरी का मामला है। एहतिशाम साहब कोई टैक्स देना चाहता नहीं है, दुनिया में कोई वॉलंटरली टैक्स नहीं देता। निजाम ऐसा बनाया जाए, निजाम टैक्स लेता है। और ये याद रखिए, पाकिस्तान आलम इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाइल के बाद या पर्दा करने के बाद जो पहला इशू बना था ना, वो ज़कात का था। और उसी पे खलीफा अव्वल ने कहा था कि मैं ऊंट की नकेल के भी ज़कात नहीं छोड़ूंगा। वो ताकत के जोर पे लेने की बात थी कि जो टैक्स रेवेन्यू लेना है मुझे, जो रियासत का हक है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो अपने लेना है। सो ये दुनिया भर में हम देखते हैं ना कि दुनिया वेस्ट में लोग बड़ा टैक्स देते हैं। वेस्ट में चोरी को काबिल ताजीर बना दिया गया, एक मिसाल बना देते हैं। टैक्स चोर के साथ लोग तलक बनाना छोड़ देते हैं, और वहां रियासत किसी को छोड़ती नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो जितना बड़ा करप्ट एंड क्रिमिनल है उसके पास वसाइल है, लिहाजा वो सब उतना ही इज्जतदार है, उतना इज्जतदार है। अच्छा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, पाकिस्तान के बड़े चोरों के बारे में आप सारे मीडिया वाले प्रोग्राम नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऐड ही नहीं मिलते, बड़े लोग हैं, बिल्डर्स हैं, आप देखिए। छोड़िए ना, आप नाम नहीं ले सकते, छोड़े, मेरी भी मजबूरियां हैं, लेकिन ऐसे ही है। इसका इलाज एक ही है, मैं बार बार यही कहा करता हूँ। एक तो ये हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है, एहतिशाम साहब इस मुल्क के उस्ताद को, इस मुल्क के मजहबी लीडर को, इस मुल्क के सियासतदान को, वो सियासतदान जो पाकिस्तान की रियली खिदमत करना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस कैंपेन्स करनी होगी, लोगों को एजुकेट करना होगा कि भाई खड़े होकर खुदा के लिए कुछ फैसले करो। ताकतवरों के खिलाफ सामने कम से कम खड़े होकर तुम हाथ नहीं रोक सकते हो, तो वोट तो कम से कम सही डालो। अगर तुम चाहो कि अपने आप मैं कुछ ना करूं और मुझे पाकिस्तान सब अच्छा बना के प्लेट में रख के को दे दिया सजा के, तो ऐसा होता नहीं। अच्छा कायर साहब, एक सवाल ये भी अहम है कि जब हम डिस्कशन करते हैं, जाहिर है अभी डिस्कशन चल ही रही थी कि मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हुक्मरानों के, ये इशराफियों का जो इशराफिया है हमारी, इसका तर्ज जिंदगी देखें तो कहीं से पता चलता है ये शहाना प्रोटोकॉल और ये शहाना तर्ज जिंदगी की मुल्क जो है वो इस वक्त एक बुरी सूरत हाल से है, मुश्किल तरीन इकोनॉमी और मुआशी सूरत हाल का हमें सामना है। तो हुक्मरानों का तो कहीं ना कहीं जवाब देने से पहले एक जुमला ऐड कर दूं। IMF के साथ जो इससे पहले बातचीत होती थी, दुबई में होती थी, तो वो कहते हैं कि जी उनके बंदे साइकिल पे आते थे, होटल से जिस जगह बात करनी होती थी, हमारे प्रोटोकॉल बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ वहां जाया करते थे। उस पर रिएक्ट किया उन्होंने कि भी देखें कर्जा हमने देना, मांगने वाले की अय्याशी से आ रहे हैं। तो ये कैसे हमारा स्टाइल बनेगा? साहब, हम मसनूइयत के कायल हैं। अभी चंद दिन पहले हमारे यहाँ OIC कॉन्फ्रेंस हुई,
OIC वालों से हम रोज पैसे मांगने गए होते हैं। सारी दुनिया जानती है हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है। हमने चंद दिनों के लिए अपनी सड़कों के ऊपर लाइटें लगा के खर्चा करके उनको सिर्फ ये दिखाया कि हमारा मुल्क बड़ा शानदार है, कमाल है। भाई आप ना दिखाते हो अपनी गाड़ियों पे, और आप खुद जरा गौर कीजिए, आप भी जाते हैं दुनिया में, कितना लोग देखते हैं इधर उधर। वो हमारा अपना एक स्टाइल है। हम अपने जो है ना अपनी जिंदगी के उलझावों में उलझे हुए हैं, एक झूठ और तसन्नो का शिकार है, और हम लोगों को उस तसन्नो के साथ कि जी हमने बड़ा कर्ज मांगने वालों के पास जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि कर्ज देने आए या मांगने आए। नहीं, वो आपने सूट बड़ा आला पहना है, आपने फलां ये किया हुआ है और बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं। ये हमारे बदकिस्मतियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बदकिस्मती का इलाज सिवाय आज यहाँ बैठे हम एक दूसरे पे मतलब पछतावे की बात ही कर रहे हैं ना, लेकिन इसका रिएक्शन क्या है? क्या हम इस मामले को रिजेक्ट करने को तैयार हैं? क्या पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये काम करने को तैयार है? अगर पब्लिक रिजेक्ट नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, एक जुमला लोग कहते हैं कि जी ये सिस्टम नाकाम है, पार्लियामेंट्री भी नाकाम है, प्रेसिडेंशियल भी नाकाम है, एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर इस मुल्क में आए तो मामला ठीक होंगे। आपको लगता है कि हमें इस तरह का बंदा चाहिए? मुझे ये आपने बड़े मुश्किल सवाल में डाल दिया मेरे। मैं जवाब देने लगा हूँ उसके पता नहीं क्या क्या माने निकले। मैं ट्रू डेमोक्रेट हूँ, मैं ऐसे हटने का कायल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ। दुनिया में कई डिक्टेटर आए जिन्होंने अपनी कौमों की तकदीरें बदल। जनूबी कोरिया, आप मलेशिया, आप कोरिया, मलेशिया, टर्की, सिंगापुर और बहुत सारे मुल्क। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हम वो हैं जिनके यहाँ डिक्टेटर भी आए तो वो उससे बुरे आए। जमहूरियत भी आई तो वो उससे भी बुरी डिक्टेटर जो है उन्हें जमहूरियत चलने नहीं दी। हालात तो सर ये और देखे ना डिक्टेटर कि डेमोक्रेट बन जाते हैं और डेमोक्रेट्स डिक्टेटर बन जाते हैं और जमहूरियत हम चलने नहीं देते। और सबसे बड़ा देखे ना, हम अपने बच्चों को, अपनी कौम को क्या सिखा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जी हमने आइन के तहत चलना है, पार्लियामान है, फलान है। वो नवाज शरीफ की हुकूमत चलेगी 11वीं तरमीम मानते हैं बनने के लिए, ना आइन मानते हैं, सारी कौम जानती है कानून वायलेट हो रहा है। मुश्किल में ये मसाइल में जो हमारी इकोनॉमी है, जो मुल्क है, इससे निकलने का हल क्या है, इस पर बहरहाल एक डिस्कशन होनी चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।